नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम बीच बहस। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। रामायण जब 90 के दशक में आई थी, बीच में हमने एक गीत में पंक्ति सुनी थी कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जब जम्बू द्वीप की बात होती थी तो उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान ये सारे के सारे होते थे। अफगानिस्तान, क्योंकि आज उसकी बात बहुत की जा रही है, जिसे हम कंधार के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम गांधार के नाम से भी जानते हैं, जहां पर हिंदू कुश पर्वत भी हुआ करता था। ये सब चीजें, यानी कि वहां पर भारत था, वहां पर भारतीयता थी, वहां पर हिंदू था, वहां पर बौद्ध था, वहां पर बामियान था। आज वहां पर तालिबान है। ये तालिबान वहां पर कैसे है? तालिबान वहां पर क्यों है? अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति कैसी हो चुकी है? क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्या इसका इतिहास है और क्या इसका भविष्य होने वाला है? और आज के भारत पर जो हमारा नक्शा है, उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है? ये सब चीजें जियोपॉलिटिकल नजरिए से, वैश्विक परिदृश्य से बहुत महत्व की रखती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां हम बात करते हैं, हम मंगल पर जीवन ढूंढ रहे हैं, वहां जीवन में भी अगर मंगल नहीं होगा धरती पर किसी जगह, तो वो किस तरीके का जीवन होगा? आइए स्वागत करता हूं हमारे साथ जो पधारे हुए हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। मेजर जी जनरल साहब, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते। मेजर साहब जो हैं वो फॉर्मर कर्नल रहे हैं महार रेजिमेंट के। पिछले साल ही आप सेवानिवृत्ति आपने प्राप्त की। 38 ईयर्स, 38 साल आपने फौज को दिए हैं। उसके अलावा 9 साल आप ट्रेनिंग में रहे हैं। आर्मी बैकग्राउंड आपका रहता है। आपकी फैमिली, आपकी वाइफ जो है वो भी आर्मी से संबंधित हैं, और आपके पिताजी फ्रीडम फाइटर यानी कि रहे हैं, यानी कि किसी न किसी तौर पे देशभक्ति का जज्बा आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आपके घर से जुड़ा हुआ है। कर्नल साहब, जब मेजर साहब, हम लोग अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं कि आज की स्थिति में अफगानिस्तान क्या है एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारी खबरें आती हैं अखबारों में, बहुत सारी खबरें आती हैं न्यूज़ बुलेटिन्स में, और जब हम ये देखते हैं कि कभी कोई इमोशनल टच दिया जाता है, कभी ये देखा जाता है कि विमान से लोग नीचे गिर रहे हैं, ये क्या चल रहा है? कौन कर रहा है? कैसे ऐसा हो सकता है कि कोई इस एक बड़े देश की जो शक्ति है वो एकदम से वहां से निकल जाती है, किसी को खबर नहीं होती है, और दूसरा जो एक गुट है, जो कुछ हजार लड़ाके का तो जो वहां बैठा हुआ था, वो निकल के आता है और आपकी लाखों की 3.5 लाख की फौज जो है वो कुछ नहीं कर पाती है, और वहां पर इस पूरे अफगानिस्तान पर एकदम से एक हफ्ते 10 दिन में काया पलट हो जाती है। ये कैसे हुआ? निधीश जी, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से और डीडी राजस्थान को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने काबिल समझा और यहां पे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद सर। मैं अपना दर्शकों को नमस्कार, और उम्मीद करता हूं कि जो मैं कुछ आज कहने जा रहा हूं जी सर, ये काफ़ी हद तक जो नॉर्मल मीडिया और आजकल जो उल्टा पुल्टा बायस्ड रिपोर्टिंग हो रहा है वो काफ़ी हद तक काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो आपके चंदे सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं निधीश जी। जिस तरह आपने शुरुआत की, मुझे लगा जैसे कि आपने पूरा कहानी एक ही प्रीएम्बल में खत्म कर दिए। सो यहीं से शुरू करते हैं करके मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा इतिहास बोलना चाहता हूँ ब्रीफली, और उसके बाद किस किस्म की लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी किस्म का चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे सवालों को वो उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले जो ज्योग्राफी है, आप देखिए अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश है जिसके चारों तरफ करीब 6 देश ऑलरेडी बॉर्डर्स हैं उनके साथ। सबसे पहला है कि दुरांद लाइन जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है, इसका डिस्टेंस है करीब करीब 2640 किलोमीटर। उसके बाद तुर्कमेनिस्तान एक देश है जो उसकी उत्तर की तरफ 804 किलोमीटर की बॉर्डर है। ताजिकिस्तान उसके फर्दर ईस्ट में है, 1357 किलोमीटर की बॉर्डर है। बीच में छोटा सा एक बॉर्डर है 144 किलोमीटर की, यह है उज्बेकिस्तान। और फर्दर ईस्ट को आप जाएंगे तो 92 किलोमीटर्स का एक बॉर्डर है जिसको वॉखन कॉरिडोर बोलते हैं, वो चाइना के साथ बॉर्डर है। उसके बाद जो इंडिया के साथ जो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा कर रखा है, ये करीब करीब 106 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ हिंदुस्तान का जो असली है, इसको हमें हमारा हक है उसका डिमांड करने का, बोलने का। और हर हिंदुस्तानी का यही होना चाहिए समझ कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हमें
एग्जैक्टली, वी हैव टू क्लेम इट। सो इसी के साथ मैं ये थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूं कि अलग अलग किस्म के माउंटेन रेंजेस, जी, ये जो वॉखन कॉरिडोर है, ये बदख्शान प्रोविंस है अफगानिस्तान का। इसका चोटी जो है करीब करीब 25,000 फुट तक हमेशा स्नो बाउंड रहती है। काफी सारे नदियां यहीं से फ्लो करते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं अफगानिस्तान के, इसी डायरेक्शन में ये रन करते हैं माउंटेन रेंजेस। इसलिए आप सुने होंगे काफी सारे मीडिया रिपोर्ट में, इससे पहले भी जो लड़ाई हुई थी, कि ये जो पहाड़ियां हैं, इस पहाड़ियों में छुपने की या हाइड करने का बहुत सुनहरा मौका मिलता है इन मिलिटेंट्स या टेररिस्ट को। तो ओसामा बिन लादेन का जो शुरू का तोरा बोरा माउंटेन के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, ये इसी के हिस्से हैं। और इन्हीं से ही चंद एक 7-8 नदियां बहते हैं। जी। और ये नदियों के साथ साथ बीच में पहाड़ी चारों तरफ, और बीच में जो एग्रीकल्चरल लैंड है अफगानिस्तान में, आप सुन के हैरान होंगे, करीब 12% लैंड है जो कि एरेबल लैंड, जहां पे खेती कर सकते हैं। बारिश बहुत कम होती है, सर्दी जो है बहुत खतरनाक सर्दी है वहां पे। ये एक किस्म का, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरिड डेजर्ट। तो ये है भौगोलिक एनालिसिस। इसके साथ मैं थोड़ा सा लोकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये क्रॉस रोड, आप सुने होंगे पुराना सिल्क रोड का रूट यहीं से गुजरता था, तो इसको एक क्रॉस रोड ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतना अहमियत रखता था कि उन दिनों में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में टक्कर होने वाली थी। तो बाद की बात है, आपस में उन्होंने समझौता करने के बाद रशियन एम्पायर अपने आप ये हो गया था। इसको ग्रेट गेम का एक हिस्सा माना जाता है। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं थोड़ा सा कि 7th सेंचुरी तक यहाँ पे हर किस्म की, जैसे आपने कवर कर चुका है निधि जी, जोरोस्ट्रियनिज्म, जैसे वर्शिपिंग द सन गॉड, प्रगानिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस देश के अंदर आपको ताजिकिस मिलेंगे, पश्तून मिलेंगे, आपको हजारा मिलेंगे, हजारा जो ईरान की बॉर्डर के साथ है वो मिलेंगे, आपको उज्बेक्स मिलेंगे, और इसी किस्म की आपके अलग अलग किस्म की माइनॉरिटीज होते हैं। ज्यादातर ये सुन्नी मुस्लिम से ज्यादातर, लेकिन फॉल्ट लाइन इस देश में ऐसा है, पश्तून जो है वो नीचे दुरान लाइन के दोनों तरफ, पूर्व और पश्चिम, अफगानिस्तान के हिस्सा और पाकिस्तान की तरफ है, ये बंटे हुए हैं। और इनका जो प्रतिशत है उस समय, पुराने समय के बात है, ये 42% होता था। आजकल का जो लेटेस्ट सेंसस रिपोर्ट है वो 44.3% कहते हैं। और ये जो ताजिकिस हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, फौज में, ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा ऑफिसर्स इन्हीं के ही हैं ताजिकिस्तान की, जो इंडिया को चाहते हैं, इंडिया को फेवर करता है ताजिकिस्तान। ये है करीब करीब 27%, कोई जगह आपको 28-30% तक वो बोलते हैं। इसके अलावा उज्बेकीज हैं, हजाराज हैं, हजारा जो ईरान की तरह, हजारा भी इसी तरह, ये इनके खिलाफ है, पश्तून के खिलाफ, ये 9% है, उज्बेक की करीब 9% है। इसी तरह तुर्क्स और माइनॉरिटीज करीब करीब 9% है। ये है इनकी बांट है। भाषा, 2 किस्म की भाषा ये बोलते हैं, एक है दरी भाषा जो कि 77 to 78% पॉपुलेशन, ये नेशनल लैंग्वेज है, और दूसरा है पश्तो भाषा। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि यही चीजें हैं जो आने वाले सवालों के जो मन में आएंगे। ठीक है, सो ये भी कह देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी एम्पायर आए, इसलिए उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। ग्रेवयार्ड जो स्मशान घाट है, हर एम्पायर के एक स्मशान घाट है। कौन कौन आए हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट आए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद चलते रहा मुगल्स, मोगल, चंगेज खान, आते गए। लेकिन जो भी आया है यहाँ पे, इतना पीछे ना जाके मैं आपकी ध्यान ब्रिटिश एम्पायर की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सबसे पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ, ये 1839 to 1842 हुआ था। एग्जैक्टली। इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। उसके बाद सेकंड टाइम जब हुआ, जोर जबरदस्ती वहां पे उन्होंने लीडरशिप इंस्टॉल किया, सिर्फ एक ही कारण की वजह से। ये था 1879 to 81-82 तक, इसी के बीच में था। और उसमें उन्होंने लीडरशिप को इंस्टॉल एक कारण की वजह से किया था, क्योंकि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये दुरान लाइन को लेजिस्लेट करना चाह रहे थे, करते दिए। लेकिन जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1919 में, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सो उस समय जब ये थर्ड वॉर में इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, ये अफगानी जो वॉर लॉर्ड्स है,
जी। इसमें भी ब्रिटिश एम्पायर फेल होकर वापस आ गया था। आपने जो ब्रिटिश एम्पायर फेल होने की बात की कि उसमें भी ब्रिटिश एम्पायर फेल हो गया, इसका मतलब बहुत सारे और जो थे पहले वो सक्सेस हो गए थे, ब्रिटिश फेल हो गए। तो गलतियां कहाँ कर रहे थे लोग बाग की, उसके कारण से वहाँ की परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहे थे। बिकॉज अब ब्रिटिश एम्पायर या यूएस की बात करें, दे आर द पावर्स, वो सुपर पावर है, वो बैठे हैं। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, रूस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, ब्रिटेन की बात करते हैं, अगर ऐसे लोग अफगानिस्तान में फेल हो रहे हैं या फेल होना दिखा रहे हैं, या कोई दूसरा गेम है जिसमें ऑयल शामिल है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज शामिल है। बिकॉज मेजर साहब, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि वर्ल्ड वाइड जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे ग्रे मेटल्स F-16 उनकी बात करें तो वो केवल अफगानिस्तान में है। तो क्या ये भी कि कारण है कि विक्टिम कार्ड खेलना और उस विक्टिम कार्ड से दुनिया को बताना कि हम परेशान हो गए थे यहाँ पर, इसलिए हम अब जा रहे हैं, अब तुम आ जाओ, और उसके बाद में दूसरा परेशान होगा, वो चला जाएगा, अब तीसरा आ जाओ, लेकिन इस क्षेत्र को हमें वैसा ही बनाए रखना है जैसा ये पहले कभी शताब्दियों पहले हुआ करता था। बहुत अच्छा चीज़ आपने बताया निदेश साहब, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। देखिए, इस सवाल की जवाब देने के लिए मेरे को थोड़ा सा आपको टाइम पे पीछे ले जाना पड़ेगा। आप अपना ध्यान ले लीजिए कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद आप सबको पता होगा कि उस समय कोल्ड वॉर की शुरुआत में बाइपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था। एक तरफ अमेरिका जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ रशिया जो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाह रहे थे। तो इस समय की कहानी और इस समय की घटना जो है वियतनाम की, ये इंसिडेंट है। नॉर्थ वियतनाम में कम्युनिज्म ऑलरेडी स्प्रेड हो गया था। अमेरिका को तब लगा कि ये तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए अगर सही टाइम पे साउथ वियतनाम में नहीं आएंगे तो उस समय ये रशिया का एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है। रशिया के साथ चाइना भी था, बिल्कुल आपको पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दोनों मिलके आ तो गए, लेकिन उस समय फ्रांस का गुत्थम लड़ाई हो रही थी उस समय। तो फ्रांस को थोड़ा सा शुरुआत में, ये 1961, 62, 63 की असलियत में अगर कहा जाए तो ये यूएस का जो फुल फ्लेजेड इन्वॉल्वमेंट हुआ वियतनाम की लड़ाई में, ये 1964 से ही स्टार्ट हुई है। ठीक है। और 1975 तक ये ऑलरेडी वापस आ गए। बिल्कुल। तो फ्रांस को मदद करते हुए डीप इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो गया कि वो काफ़ी नुकसान हुआ उनको। और बड़ी चाल जो आप कह रहे थे, जो अनदेखी चीज़ें हैं, वो रशिया का सिर्फ एक ही उनको मुंह तोड़ जवाब देना था, किसी भी हालत में अमेरिका को वहाँ से हटाना। हटा दिए 75 में। किस कारण के लिए वो गए थे वियतनाम में ये भी नहीं पता था अमेरिका को। उनके ऑफिसर्स, उनके जो सारे रैंकर्स हैं, सब पूछते रहे कि हमारा कारण, मकसद क्या था। अभी जैसे पूछ रहे अफगानिस्तान आने का क्या था मकसद, जी ठीक है ना। वापस आ गया ये। लेकिन कोई सुपर पावर इस तरफ वापस आता है लड़ाई के मैदान से, ये हजम नहीं होता है। एग्जैक्टली सर। तो अंदर दिल और दिमाग के अंदर ये पर घुरते रहा। और साथ ही जब वापस आ गए, ये 1972 का घटना आप सबको पता होगा। जाहिर शाह जी उस समय राजा थे अफगानिस्तान में, और उनके परिवार के अंदर काफ़ी भेदभाव था। तो उनके एक चाचा भाई का बेटा था जो इनको डिपोज कर दिया। जी। ये राजा इतने बढ़िया थे, अलग अलग किस्म की जाति, जैसे आपने ताजिक को बोला, मैंने हजारा थे, उज्बेक थे, तुर्कमेनिस्तान के भी थे, पश्तून थे, सबको सारे भेदभाव को दूर करके एक बढ़िया भाईचारे के साथ वो रखते थे। लेकिन जैसे ही ये किंग डिपोज हो गया, आपस में अलग अलग ग्रुप का सब तितर बितर हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। उस एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। उस समय सोवियत का जो इन्फ्लुएंस आपको पता होगा, अफगानिस्तान एक सोवियत इन्फ्लुएंस के नीचे था उस जी। और ये एडवाइजरी रोल में हर किस्म की मदद करते थे उस समय। लेकिन जैसे ही सिविल वॉर हो गया, सिचुएशन हाथ के बाहर चला गया, तो अफगानिस्तान को इन्वेजन करना पड़ा सोवियत यूनियन को। इन्वेजन किया, 79 से लेके 89 तक रहे, और मुजाहिद की जन्म उसी समय हुआ था पाकिस्तान के जरिए से। देश विदेश से लोगों को ला के इकट्ठा करके ट्रेनिंग करके इनको हटाने का मकसद में अमेरिका को मौका ऑफर किया कि आपको वियतनाम से वो निकाल दिया था, कोई बात नहीं, आज हम आपको एक सुनहरा मौका देते हैं, आइए आप दिखाइए। तो वो जो जंग था 10 साल का, अमेरिका इनको मुजाहिद के मदद से हटाया था। उस समय काफ़ी नुकसान हुआ था रशिया को। 89 में निकल गए थे, लेकिन 3-4 साल लगा था उनका विड्रॉल या डी इंडक्शन। जी। ये इस तरफ 3 महीना नहीं है कि बोल दिए कि हम चल दिए और रात को लाइट ऑफ करके निकल गए, ऐसा नहीं था। तो ये एक गेम है अफगानिस्तान में, ये सुपर पावर का गेम है। कोई नहीं चाहता है, ना चाइना ना रशिया, आसपास के 2 देश हैं, कोई नहीं चाहता है कि अमेरिका वहाँ पे कॉरिडोर में रहे। लेकिन
एक देश है और बहुत चतुर है जी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं अमेरिकन से और तालिबान से। तालिबान का जो जन्म है ये 1994 में हुआ। जी अलकायदा आप अगर देखेंगे टाइमलाइन 1991 में यूएसएसआर का कोलैप्स हुई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का ये हो गया था। जी इसी के साथ साथ चंद एक चीजें हो रहे थे। जम्मू कश्मीर में आपको पता होगा हमारा इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गया था। जी सर इसी समय में आपको पता होगा इराक जो है वो कुवैत में इन्वेड किया था, बिल्कुल ऑयल फील्ड्स का। काफी सारी चीजें इस समय ठीक है ना। इसी समय अमेरिका आ गई थी पूरा एकदम, उनको रोक दिया था उस समय। 1991 में अक्टूबर तक लड़ाई खत्म हो गई थी उस समय। फिर उनके समय फिर दोबारा जब सदाम हुसैन को बताया, हाँ उसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, हालांकि उसके पास मस्टर्ड गैस के ये सेल्स वगैरह थे, बायोलॉजिकल वॉरफेयर केमिकल वॉरफेयर वो स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था WMD के बारे में। ठीक है। बट फिर भी लड़ाई हुई उसके ऊपर। तो इसी समय करते करते तालिबान की जन्म यही मुजाहिद से ही जन्म हुआ है। किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। अलकायदा जो हम बोलते हैं, अलकायदा कौन है? ये मुजाहिद का ही शुरुआत है। एग्जैक्टली अलकायदा। और जब उसामा बिन लादेन की बात आती 2011, ये कोई भी नाम लीजिए निदेश जी, आप लश्कर तोयबा की बात करिए, जैश मोहम्मद की बात करिए, अब हक्कानी नेटवर्क आजकल एक्टिव है। मैं सर इसमें एक और चीज़ की बात करना चाहता हूं, जो कि आपने बीच में बोला कि अफगानिस्तान के साथ साथ में आजकल जो पांचों स्थान की बात चलती है, किर्गिस्तान की बात चलती है, तुर्कमेनिस्तान की बात चलती है, तो इस जियोपॉलिटिकल नज़रिए में वो पांचों स्थान जो है वो किस तरीके से इन्वॉल्व अपने आप को रख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो चूंकि वो भारत से जाता है, क्योंकि अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो विश्व की जन्मदात्री एक तरीके से कही जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन किस तरीके से रखा जाता है। ऐसे में इतने बड़े बड़े देश हैं, आप अपने घर में क्यों सही तरीके से नहीं रह सकते? तो क्या कारण है कि हम बाहर जाकर के, मतलब एक मन में छटपटाहट है देशों में, या देशों में छटपटाहट नहीं है, बाकी सरकार में छटपटाहट है और वो अपने आप को देश मान रही है। एक्सीलेंट निदेश जी, ये जो सवाल है ये एक जियोपॉलिटिकल सवाल आ जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ ताल्लुक रखता हुआ सवाल आपने पूछा है, ये 5 देश जी जो नाम आपने लिए हैं, ये 5 देश एक यूएसएसआर के हिस्से थे 1991 तक। जी ये उसका एक मिला जुला एक देश हुआ करता था। जी 91 के बाद जाके ये सेपरेट हो गया। ठीक है, ठीक ही नहीं। सो उससे पहले ये यूएसएसआर का एक हिस्सा था। जब वो सेपरेट हो गए तो थोड़ा बहुत टाइम लगा है उनको अपने पाँव पे खड़े होने के लिए। तो जब ये पाँव पे खड़े होने की बात करते हैं, ये एक ऐसा जगह है, ये रिजर्व, आप कहते हैं कि 1/4 ऑफ द ऑयल एंड गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड इज हियर इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। जी सर, बिल्कुल। अब नया चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि इतना उसका मिनरल रिसोर्सेस है, ऑयल है, गैस है, कि सब उधर जाना चाहते हैं। उस गेम को अभी एक नया एक फ्रेजियोलॉजी यूज किया जा रहा है, न्यू ग्रेड गेम। न्यू ग्रेड गेम में क्या है, जो ऑयल पाइपलाइन इधर उधर जा रहे थे, अभी चाइना इतना अंदर घुस गया है रशिया को पूरा दखल अंदाज करते हुए, कि सारे ऑयल पाइपलाइन जो पहले वेस्ट या साउथ में आते थे, अभी डायरेक्शन चेंज हो गए, ईस्ट की तरफ होने लगे हैं। ठीक है नहीं, ये सारे हर एक जगह अभी यूएस हैज कम इन अ बिग वे। यूएस वांट्स टू हैव इट्स पाई ऑफ इट्स शेयर इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। और इसको यूएस को हटाने के लिए सारे गेम चला है, उसको बोलते हैं न्यू ग्रेड गेम। न्यू ग्रेड गेम। अच्छा, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप जो पूछ रहे हैं? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इट इज अ लैंड ब्रिज। ये लैंड ब्रिज है बिटवीन द साउथ एशिया, इट इज सेंट्रल टू एशिया एंड द यूरोप। ये लैंड ब्रिज को जिसके हाथ में रहते हैं, जैसे पुराना कहानी एक कहते थे कि इंडियन ओशन जिसके साथ है वो एशिया को रूल करेगा। ठीक है, इसी सेंट्रल एशिया जिसके पास है, ना केवल एशिया बल्कि यूरोप और बाकी दुनिया में उसकी एक स्थिति जो है अपने आप में बहुत मजबूत बन जाती है। हमारे जो स्पेक्टेटर्स, ये जो लिसनर्स हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट इस तरफ इतना है। एक 7,200 किलोमीटर का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक बना हुआ है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रांसमोडल मतलब ट्रेन का भी है, शिपिंग का भी है, एयर का भी है, रोड का, ऑल सिस्टम। 7,200 किलोमीटर का एक रोड बना हुआ है, एस्वागढ़ में साइन हो रखा है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इसमें 12 देश मिले हुए हैं। जी ठीक है, 12 देश हैं। तो इसमें इंडिया का इन्वेस्ट करने का क्यों? चाबहार पोर्ट जो है, जो चाबहार, जी हाँ बिल्कुल, चाबहार पोर्ट से लेके रोड आप दलेर और दराज की रोड आप सुने होंगे, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर में, यही से कनेक्ट करने का इरादा है। लेकिन पूरा पॉलिटिक्स क्या है, क्यों हो रहा है अफगानिस्तान में वो चीज़? ये चीज़ चाइना जो है, इट हैज कम इन अ बिग वे।
इट इज द बिगेस्ट स्टेक होल्डर। आज के दिन में चाइना का जीडीपी जो है 14.7 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। हिंदुस्तान का कितना है? 2.7 ट्रिलियन। आपने सर जब जीडीपी की बात की तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर चूंकि भारत के प्रभाव में भी जाना चाहूँगा, बिकॉज भारत पर इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब हम देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी तक जाना है। और अगर हम 11वीं सेंचुरी की बात करें, उस समय ये कहा जाता है कि 11वीं सेंचुरी तक भारत की जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी की 1/3 हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन 15वीं और 16वीं शताब्दी तक ये 24.4% थी। उसके बाद में धीरे धीरे करके इसका डिक्रीमेंट होता है। अब अगर हमें इसको ऊपर लेकर के जाना है तो अफगानिस्तान के रूट को, उसके प्रभाव को जो सिंगल एंट्री वीज़ा जारी किया गया, आपने इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स की बात की, दुनिया भर में एक हमारा एक वैश्विक परिदृश्य दोस्ती का बने, अफगानिस्तान में भी सब जगह पर चीन की तरीके से नहीं कि दुनिया को दुश्मन बना लिया अपना। भारत दुनिया को दुश्मन नहीं बना रहा है, सबका दोस्त बन रहा है, सबको अपनी दोस्ती बना रहा है। तो यहाँ पर इम्प्लीकेशंस कैसे होंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इस सपने को पूरा करने? बहुत अच्छा सवाल पूछा निधि जी। ये तो एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट है, हम थोड़ा सा दायरे से बाहर जा रहे हैं, बट वेरी ब्रीफली एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। आज के दिन में 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। 2-3 साल पहले यही 2.7 1.7 ट्रिलियन डॉलर था। जी बिल्कुल। 1 या 2 साल के अंदर मल्टीप्लाई, वो कहते हैं पैसा जितना बड़े रकम का होगा उतना तेजी से वो मल्टीप्लाई करता है। जी ठीक है। यही चाइना का 1990 में हमारा था 260 बिलियन की जीडीपी, इनका भी वही आसपास 300-320 के आसपास था। ठीक है नहीं, 1990 में। आप देखिए आज है क्या, 2021 है, आज उनका टर्न करके 14.7 ट्रिलियन डॉलर है। हमारा बहुत स्लो अभी भी चल रहा है वो हिंदू रेट पे ऑफ जीडीपी प्रोग्रेस। चंद एक चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। जब तक ये हमारे बॉर्डर पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ सेटल नहीं होगा, ठीक है, मेरे अंदाज से मैं एक फौजी अफसर हूं, मेरा सिखलाई के मुताबिक ये जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना, अचानक एडॉक एक्सपेंडिचर हो जाता है, इसमें बहुत खर्चा होता है। बॉर्डर सेटल करने की हमारा प्रयास रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस किस्म की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्री, अगर आप पाई डायग्राम देखेंगे, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर, हमारा इंडस्ट्री कंपैरेटिवली इंडस्ट्री सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है बहुत कम हो रहा है। ये एक मनी स्पिनर है एक। सो इन चीजों में ध्यान अगर रखेंगे तो 5 ट्रिलियन के हम तो 7 या 10 तक भी बढ़ सकते हैं। में जो चीजें हुई हैं, खबर ये तो आ जाती है कि भाई आपके जो बादाम है अफगानी या काजू है या खुमानी है वो महंगे हो गए हैं। इसके अलावा जो चीजें पॉलिटिकल हमें क्या नुकसान होने वाला है, तालिबान के साथ में बात करने की बात बहुत सारे लोग करने लग गए हैं कि चीन बात कर रहा है, दुनिया की सरकारें तालिबान को मान्यता देने वाली हैं। भारत को क्या करना चाहिए एक जनरल के नाते, जो आपने देखा है, क्योंकि दुनिया 2 तरीके से चलती है, या तो आपके हाथ में ताकत है या फिर आपकी जेब में ताकत। बहुत बढ़िया चीज़ बताया। तो इसके जवाब में यही मैं कहूँगा कि सबको मालूम होगा कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की करीब 3 बिलियन से ऊपर 3 बिलियन से ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रखा है। करीब 200 स्कूल बना रखे हैं, रोड्स बना रखे हैं, डैम बना हुआ है। अभी नए प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाले थे, वो हो नहीं पाए कोई कारण की वजह से। सवाल यही उठता है, ये क्या पैसा हमने ऐसा ही फेंक दिया है? उसकी देखभाल कौन करेगा? अभी तो कोई है ही नहीं। ठीक बात है। तालिबान अगर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो आंसर यही है, मैं कहूँगा कि रियल पॉलिटिक्स में एक ही चीज परमानेंट है, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है, उसके बिना भारत को ये जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं या 7 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन, हर एक देश को नेबरहुड में वो आता है हमारा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पॉलिसी शुरू किया है, नेबरहुड फर्स्ट। अफगानिस्तान एक चीज आता है इसमें जिसका ध्यान, ये हमारा देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन देश की तरह एक देखभाल करना निहायत जरूरी है। आज के दिन में आप कहीं पे भी, मैं अफ्रीका अभी आया हूं ओमान से, कुछ दिन पहले अफ्रीका में था, जहां पे भी जाइए हिंदुस्तान को इतना कदर करते हैं, इतना इज्जत करते हैं, आप पूछिए मत। ये है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, बिना कुछ करके ये सॉफ्ट पावर का जो जीत है सबके दिल के अंदर, ये बहुत बड़ा जीत होती है। ये 5 ट्रिलियन क्या, ये 15 ट्रिलियन की बराबर नहीं है। ठीक बात है सर, आपने जो कहा है कि दिलों को जीतना बहुत जरूरी है, सरकारों को जीतना अपनी जगह है, लोगों को जीतना अपनी जगह है। तो लोगों को जीत लेंगे, दिलों को जीत लेंगे। कोई संदेश सर आपका, कोई कार्यक्रम के अंतिम पार्ट में हम पहुंच चुके हैं दर्शकों? बस यही मैं कहूँगा कि ये जो अभी चल रहा है अफगानिस्तान का सिचुएशन, हमें सबको मालूम है कि इनका जो फाइनल कमेंट्स आपके, मैं हिंदुस्तान के लिए अप्रोच यही है, 3-4 चीज़ें। सबसे पहले हमें इंटरनेशनल डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए
तालिबान के साथ बात करेंगे नहीं करेंगे ये विचार करना चाहिए। वेट एंड वॉच। ठीक है। फिलहाल हमें इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई कोर्स ऑफ एक्शन ना लिया जाए जिसकी वजह से वापस जाने में बड़ा दिक्कत होगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फिनांसेस हैं, शायद सुन के दर्शकों को ये ताजुब होगा कि ड्रग एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पे गोल्डन क्रेसेंट है अफगानिस्तान के एरिया में, पॉपी कल्टीवेशन होता है और पॉपी के लिए बहुत पानी की ज़रूरत है। पॉपी कल्टीवेशन और इसका हाई ग्रेड क्वालिटी हेरोइन प्रोड्यूस होता है। मैं जितना पढ़ा हूँ पिछले कोई दिनों में, करीब करीब $35 बिलियन, 30 से $35 बिलियन इनकी अर्निंग होता है। और ये जो तालिबान और ये जो गवर्नमेंट ऑफ दिस थिंग जो अफगानिस्तान है, वो सुनने में मिला है और मैं पढ़ रहा हूँ लिटरेचर से, गवर्नमेंट के 75% एक्सपेंडिचर आज के दिन में जो हो रहा है ये कंप्लीट फॉरेन एड से ही हो रहा है। अगर फॉरेन एड को बंद कर देंगे, तालिबान को चोक करना चाह रहे हैं, फॉरेन एड को बंद करिए। इसी तरह तालिबान अफगानिस्तान के चारों तरफ जितने सारे देश हैं उनके बॉर्डर के साथ चोक पॉइंट या चेक पॉइंट्स हैं, 12 चेक पॉइंट्स हैं। 12 चेक पॉइंट में ईरान के साथ जो चेक पॉइंट्स हैं, एक दिन में एक चेक पॉइंट करीब $20 मिलियन, 20,000 नहीं, $20 मिलियन एक दिन में इनकम है। ये चेक पॉइंट्स को, इसको कब्जा किसी भी तरह मॉनिटरिंग ये में रखना चाहिए ताकि क्या हो रहा है क्या नहीं, यहाँ से उनका एक्सटॉर्शन हो रहा है, वो किडनैपिंग कर रहे हैं, किलिंग हो रही है, अलग अलग किस्म की हरकत हो रही है, क्योंकि रिमोट एरियाज में क्या हो रहा है वो काबुल में पता नहीं चलता है। अभी सारे नेटवर्क टूटा हुआ है। ये जितने हथियार और ये जो चीजें किए हैं, मेरा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल स्टैंड है, क्या हमारा ग्लोबल ऑर्डर आर यू प्रिपेयर्ड, क्या हम सहमत हैं कि एक मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, क्या हम रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट करेंगे, या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, डेकोरम, कल्चरल रिस्पेक्ट, इन चीजों का करेंगे। तो ये सवाल सबके पूरा विश्व के सामने होना चाहिए। और आखिरी में मैं ये कहूंगा, सिचुएशन आप सबको पता है, सिविल वॉर ना हो तो अच्छा है, लेकिन मेरे अंदाज से सिविल वॉर शुरू होने वाला है। मसूद जी के जो बेटा है वो ऑलरेडी इतला कर चुका है आज के न्यूज में, सुबह के न्यूज में, और इनका जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे अशरफ गानी के टाइम में, वो भी उनको लीड कर रहे हैं। और ये अल्टीमेटली जो आपने सिविल वॉर की बात की है, वो कभी भी किसी भी तरीके से वहां पर देखने को हमें मिल सकता है। हमें क्या करना है, हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज ठीक है, क्योंकि ये सब चीज अगर कभी भी किसी भी कालखंड में भारत का हिस्सा रही है तो हमें उसको अपना मान करके ही चलना होगा कि वहां भी हम थे, वहां हम हैं भी, और आगे के समय में हम वहां हो सकते हैं। कल्चरल या पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल या फिर भौगोलिक रूप से कैसे रहेंगे, भविष्य के गर्भ में बहुत सारी बातें हैं। वर्तमान में हमें क्या करना है, जो सर ने बताया है उसके तरीके से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। वैश्विक परिदृश्य में अफगानिस्तान, भारत, 5वां स्थान और बहुत कुछ। मेजर साहब, आपका बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए, इतनी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। वंदे मातरम।